क्वेश्चन नंबर 51, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा हमें एक कार प्रदान की जाती है, सभी ब्रेक लेकिन कोई इंजन नहीं? तो ये बोला था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1935 का अधिनियम मजबूत ब्रेक वाली एक मशीन प्रदान करता है लेकिन इंजन नहीं। उन्होंने इसे गुलामी का चार्टर भी कहा। ये एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में तिरंगा फहराने के लिए निम्नलिखित में से किसे जेल भेजा गया था? अब ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये 8 अगस्त को घोषणा हुई थी 1942 और 9 अगस्त को लागू हुआ था। और ये जो बोला बिहार के छपरा में तिरंगा फहराने के लिए किसको जेल भेजा गया था, तो ये है सरस्वती देवी। आंसर इज डी। आंसर इज डी। 19 अगस्त 9 अगस्त। शांति देवी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई और बाद में बिहार के छपरा में तिरंगा फहराने के लिए सरस्वती देवी और शारदा को जेल में डाल दिया गया था। 1938 में बिहार में जनजातीय परिषद की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? जनजातीय परिषद की स्थापना की गई थी किसके? तो ये है थियोडोर सूरीन। थियोडोर सूरीन 1938 में। ये एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। खरवार आदिवासी विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका नेता था भागीरथी मांझी। भागीरथी मांझी। भागीरथी मांझी खरवार आदिवासी विद्रोह के नेता थे जो संथाल क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ था। मुंगेर में जमालपुर रेल कारखाना की स्थापना कब हुई थी? जमालपुर रेल कारखाना की स्थापना हुई थी 1862। 1862। जमालपुर में खुले एशिया के पहले रेल खाने ने 160 वर्ष का सफर पूरा कर लिया। जमालपुर रेल फैक्ट्री की स्थापना 1862 में हुई थी, अंग्रेजों ने की थी इसे। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1916 में। आपको एक चीज और बता दूं, होम रूल लीग के साथ कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 व्यक्ति हैं? एनी बेसेंट और तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो पश्चिम भारत में तिलक ने और साउथ में मद्रास में एनी बेसेंट। 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में, इनका नाम याद रखिएगा, मजहरुल हक के नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुटनिरपेक्षता और पंचशील की नीति का पालन कर रहा है, जो किसके अंतर्गत निहित है? किसके अंतर्गत? अब यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय, आपको पता है 44, ये जो 44 है ये समान नागरिक संहिता की बात करता है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, 48 हो गया पर्यावरण और 42 आपको पता है कि ये जितने भी हैं 36 से 51 आर्टिकल 36 टू 51 ये डीपीएसपी से है। किसे? डीपीएसपी से। और यहाँ पे है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति सद्भाव को बढ़ावा देना, 48 है कृषि और पशुपालन। अब एक चीज बताती हूँ, 48 कृषि और पशुपालन है, 48 का जो है वो पर्यावरण से संबंधित है, बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, और अनुच्छेद 42 है काम की मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर क्या था? आंसर था हमारा आर्टिकल 51। चलिए, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने आय और स्थिति की असमानता को कम करने के लिए डीपीएसपी को संशोधित किया? डीपीएसपी तो कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपको बता दूं 1978 में हुआ था। और जो आप यहाँ पे 42वां देख रहे हो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हुआ था 1976। आपको और बताती हूँ मैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको हम लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, आर्टिकल 31
और आर्टिकल 19F इसको अलग किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको क्या कर दिया गया था, 300A में रख दिया गया था, जो कि वर्तमान में एक लीगल राइट, कानूनी अधिकार है, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, बाकी इसका आंसर क्या होगा, सी। क्या है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने आय और स्थिति की असमानता को कम करने के लिए डीपीएसपी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संशोधित किया? तो ये था 44वां संविधान संशोधन। और दो और मैंने बताया क्या हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी 31 और आर्टिकल 31 और 19F को भी अलग हटा दिया गया था, फंडामेंटल राइट अब वो नहीं है, संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 38 में धारा 2 को शामिल किया गया और कहा गया कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। और इसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार दिया है। ठीक है, तो वर्तमान में राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, लीगल राइट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस प्रसिद्ध मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि सरकार की संसदीय प्रणाली बुनियादी संरचना का हिस्सा है? अब संसदीय प्रणाली बुनियादी, तो ये किसने कहा था, इन्होंने ये कहा था 1973 का केशवानंद भारती। ओके, केशवानंद भारती जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आंसर है इसका केशवानंद भारती। 1973 के केशवानंद भारती मामले में घोषित किया गया कि संविधान की कुछ विशेषताएं मौलिक और अन्य संशोधन द्वारा दूर नहीं किया। कहने का मतलब यह है बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत कहां से आया, केशवानंद भारती। ठीक है, और हालांकि अदालत ने बुनियादी ढांचे को परिभाषित नहीं किया, केवल कुछ सिद्धांत जैसे फॉर एग्जांपल संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सरकार की संसदीय प्रणाली को इसके हिस्से के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अदालत इस अवधारणा में नई सुविधाएं जोड़ रही है। तो याद रखिएगा, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट है, वो केशवानंद भारती 1973। ओके, सरकारिया आयोग की सिफारिशों में से कौन सी सिफारिशों में से एक नहीं है? सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था, पहली बात। और इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कराधान की अवशिष्ट शक्ति राज्यों को दी जाए, ये नहीं था। बाकी देखते हैं क्या क्या था। स्थायी अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण, क्रिएशन ऑफ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल, अवशिष्ट शक्ति को समवर्ती के अंतर्गत रखा जाए, और राज्यपाल की नियुक्ति में सीएम से परामर्श की प्रक्रिया को संविधान में ही रखा जाए। आपको यहाँ पे दिख रहा है समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। एक्चुअल में जो अनुसूचियां हैं वो वर्तमान में मूल संविधान में कितनी थी, 8, बाद में 4 और जोड़ी गई, तो 8 जो थी। तो उसमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी गई हैं, एक केंद्र, एक राज्य और एक समवर्ती। केंद्र सूची में जो भी विषय है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में जो विषय है उस पर राज्य सरकार बनाती है, और जो बचा हुआ था अवशिष्ट वो समवर्ती। अब मुद्दा ये आता है कि समवर्ती पे कौन बनाएगा, तो केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाएंगी। अगर दोनों ही कानूनों में समानता पाई जाती है तो किसका मान्य होगा, तो ऑब्वियस है केंद्र का। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची में रखा जाए, ये सारी चीजें थी। लेकिन कराधान की अवशिष्ट शक्ति राज्यों को दी जाए, ये इसमें नहीं था। सरकारिया आयोग, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। आर्य सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र संबंधों का अध्ययन करने के लिए 1983 में सरकारिया आयोग की स्थापना हुई थी, 1987 में। अब इसकी स्थापना 83 में और 5 साल बाद 87 में इसकी अंतिम रिपोर्ट 247 बिंदुओं की सिफारिश की गई थी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग, ठीक है, क्या क्या था। चलिए, वर्ष 2005 में गठित पहला संसदीय मंच कौन सा था? जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय मंच। संसदीय मंच सदस्यों को संबंधित मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रदान किया जाने वाला एक मंच है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष, जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच को छोड़कर सभी मंचों का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का सभापति पदेन अध्यक्ष होता है। अच्छा, राज्यसभा का सभापति पदेन सभापति कौन होगा? हमेशा कौन होता है?
उपराष्ट्रपति, ये भी जानिएगा, ठीक है। देख लीजिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में, 1916 में हुई थी, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य का उच्च न्यायालय, HC यानी हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी। अच्छा, जो हाई कोर्ट है उस आर्टिकल्स देख लेते हैं, 213 से 233, और सुप्रीम कोर्ट 124 से 147। अधिनियम सरकार, अच्छा याद देख लिए, बाद में इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत संबद्ध किया गया। सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता में, जिसे 1862 में स्थापित किया गया था, कलकत्ता हाई कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से पंचायती राज अधिनियम 1973 का अनिवार्य प्रावधान नहीं है? सबसे पहले हम जानते हैं ये 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां। ध्यान से सुनिए, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, बाद में 4 और जोड़ी गई। जो 4 और जोड़ी गई थी, लिखती नहीं हूं, ऐसे बोल देती हूँ, आप लोग को सुनने में ज्यादा समझ में आएगा। जो 9वीं सूची थी 1951 में, पहला संविधान संशोधन जो कि लैंड रिफॉर्म और 284 विषय थे। और जो 10वीं सूची थी वो था दल बदल कानून, ठीक है, दल बदल कानून, और वो 1985, और वो संशोधन कौन सा था? 52वां था। और जो 11वीं सूची थी और 12वीं एक साथ याद कर लीजिए, 11वीं सूची जो थी जोड़ी गई थी, 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992, और उसमें क्या था? पंचायतों से संबंधित था, और विषय उसमें थे 29। फिर होता है 74वां संविधान संशोधन, जिसमें 12वीं सूची जोड़ी गई थी, और उसमें जो विषय थे, तो आपको अगर ये पता है कि 73वें में 29 थे, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 18, 9 दूनी के 18, तो 18 विषय किसमें थे? 74वें संविधान संशोधन। वो किससे संबंधित था? नगर पंचायत नगर पालिकाओं से संबंधित था, उसमें विषय कितने थे? 18। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, पंचायती राज अधिनियम 1973 का अनिवार्य प्रावधान नहीं है, पंचायती राज अधिनियम। अब देखिए इसमें कौन सा नहीं हमें जानना है, तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये नहीं है। बाकी क्या क्या है देखिए, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत की सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन, मिनिमम एज टू कंटेस्ट टू बी 21, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, 5 साल का कार्यकाल तय करे, मतलब 5 साल का कार्यकाल होगा। तो ये था अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान। किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला, ये 3 है, ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना, और उपरोक्त सभी सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव मध्यवर्ती और जिला स्तर पर। अच्छा एक बात बताइए, राष्ट्रपति का जो चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रत्यक्ष। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद पर अप्रत्यक्ष चुनाव, अब जो अध्यक्ष पद होगा उसका अप्रत्यक्ष चुनाव। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। अधिनियम के स्वैच्छिक प्रावधान, पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर सांसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देना, PRI को अधिकार प्रदान करना, शक्तियों का हस्तांतरण और प्रतिनिधित्व, स्वायत्त ऑटोनोमस, पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण स्वैच्छिक प्रावधान के अंतर्गत आता है। अतः विकल्प कौन सा सही नहीं है? पहला वाला, रिजर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत है? अभी मैंने बोला था कि संविधान की जो 8 अनुसूचियां थी पहले और बाद में 12 हो गई थी, 8 में जो 7वीं अनुसूची है वो किससे है? 3 सूचियां हैं उसमें, एक केंद्र, एक राज्य और एक समवर्ती सूची। ये कह रहा है कि राज्य सूची के अंतर्गत है, राज्य सूची के अंतर्गत है, तो वो है अंतरराज्यीय संगरोध। क्या है? अंतरराज्यीय संगरोध। चलिए एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के तहत वस्तुओं के लिए कानून बनाने की शक्ति संघ और राज्य दोनों के पास है। समवर्ती मैंने बोला ना, संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं, कोई विवाद होता है तो संघ का ही मान्य होगा। अफीम की खेती, जनगणना और अंतरराज्यीय संगरोध सभी संघ सूची के अंतर्गत हैं, संघ के सूची के अंतर्गत है। खनिज और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हमारा क्या नहीं होगा? अंतरराज्यीय संगरोध सूची के अंतर आएगा, अंतरराज्यीय संगरोध।
पूर्व राष्ट्रपति किस वरीयता क्रम में आते हैं? पूर्व राष्ट्रपति किस वरीयता क्रम में आते हैं? 5th, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व, ठीक है। अधिकारी के आदेश को वरीयता तालिका कहा जाता है। दूसरे उपाध्यक्ष हैं राज्यों के, चौथे राज्यपाल अपने अपने राज्यों के साथ, और 5वें पे पूर्व राष्ट्रपति। भारत के 6ठे मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति सबसे ऊपर यानी कि प्रथम स्थान पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था उड़िया, ठीक है, उड़िया को दिया गया था। आप लोग देखोगे कि मलयालम कब, तेलुगु को कब और संस्कृत को कब दिया गया था, आप लोग जरूर देखना। शास्त्रीय, ये आंसर ही मिल गया तो क्या है। चलिए, शास्त्रीय भाषा का दर्जा कुल 6 भाषाएं हैं। कितनी है टोटल? 6 है। तमिल को 2004, संस्कृत 2005, एक साथ याद कर लीजिए 4 और 5। फिर आ जाइए तेलुगु एंड कन्नड़, तेलुगु एंड कन्नड़ 2008, तेलुगु एंड कन्नड़ टीके 2008 और मलयालम 2013। अनुसूची 5 किस राज्य में लागू नहीं है? किस राज्य में लागू नहीं है? तो आपको बताती हूँ अनुसूची के बारे में। 5वीं और 6ठी, 5वीं क्या है? एससी और एसटी दोनों, और जो 6ठी है वो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, इसमें एक से अधिक होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर लागू होगी। 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में नहीं होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में लागू है। अतः विकल्प कौन सा होगा? ई, ठीक है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 148 बिल्कुल सही है, कैग। 148 से 151 तक कैग होगा। 324 राजलोक बिल्कुल भी नहीं, 324 होगा इलेक्शन कमीशन, ओके। फिर आता है 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट, राज्य में मंत्री परिषद। फिर आता है 112 मनी बिल। देखो 112 कहीं से भी मनी बिल नहीं है, 112 110 होगा मनी बिल। क्या होगा? 110 धन विधेयक, और ये हमेशा लोकसभा में, लोकसभा के पास ही पार है, और लोकसभा स्पीकर ही तय करता है कि मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का टाइम रहता है। तो हमें इसका आंसर बताना है, कौन सा आंसर होगा? इसका हो जाएगा ए, एक से अधिक सुमेलित नहीं है। केवल इसमें से 148 और 163 ए एंड सी सुमेलित है, बाकी बी गलत है। 324 क्या हो जाएगा? इलेक्शन, ठीक है। चलिए 112 क्या है आपको बता देती हूँ। 112 है बजट, हालांकि कहीं भी बजट शब्द का यूज नहीं हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज हुआ है। समझ में आया? तो आंसर हो जाएगा ई। कैग है 148, चुनाव आयोग 324, 163 बिल्कुल ठीक था, राज्य में मंत्री परिषद, और 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण। 315 होगा राज्य लोक सेवा आयोग, ना कि वो 110 हो गया धन विधेयक, और उसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियूनियन द्वीप किस देश का हिस्सा है? रियूनियन द्वीप जो है फ्रांस का हिस्सा है। किसका? फ्रांस का। रियूनियन का सुदूर हिंद महासागर द्वीप मेडागास्कर एंड मॉरिशस के बीच स्थित है, एक फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र के रूप में। इसकी मुख्य भूमि फ्रांस के अन्य विभागों से समान ही राजनीतिक स्थिति में है। साल्विन नदी, अब आ जाइए, साल्विन नदी निम्नलिखित में से किस देशों के बीच बहती है? साल्विन जो है, अब इसका आंसर हो जाएगा ई, म्यांमार, थाईलैंड, चीन एंड म्यांमार, ये दोनों होगा। तो इसमें एक से अधिक आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दक्षिणी पश्चिमी चीन, पूर्वी म्यांमार। म्यांमार पहले नाम क्या था? वर्मा, है ना। 1935 का जो एक्ट था उसमें क्या किया गया था? भारत से इसको सेपरेट किया गया था, बर्मा को अलग कर दिया गया था, जिसका एक छोटा खंड बर्मा और थाईलैंड की सीमा बनाता है। अधिकांश मार्ग में और इसके ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी घाटियों में तेजी से गुजरता है, ठीक है। तो साल्विन का याद रखिएगा, एक से अधिक हो गया आंसर। विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स जो है कहां पर है? जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, ठीक है। विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर एक झरना है, एक वाटरफॉल है, जो पौधों जानवरों की कई अनोखी प्रजातियों के आवास के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच बॉर्डर बनाता है।
और 1708 मीटर की चौड़ाई के साथ दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है विक्टोरिया फॉल्स, जाम्बेंजी। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का लौंग का कटोरा कहते हैं? लौंग का कटोरा कहते हैं जांजिबार को। किसको कहते हैं? जांजिबार को। कुछ कई जगह लिखा होता है जिंजीबार, देख लीजिएगा। पेम्बा द्वीप लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप जंजीबार का हिस्सा, यह कारण है कि यह द्वीप को दुनिया का क्लोव, इंग्लिश में क्लोव बोलते हैं ना, क्लोव बाउल कहा जाता है। कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? लैंडलॉक कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ग्रीस नहीं है, मैसेडोनिया है, बुरुंडी है, युगांडा है, लेकिन ग्रीस नहीं है। ओके। भूमि से घिरा हुआ देश वह देश जिसका क्षेत्र किसी भी सागर महासागर से नहीं जुड़ा होता है, उसको हम लैंडलॉक कहते हैं। ठीक है। वर्तमान में 44 स्थलरुद्ध देश और 4 आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त स्थलरुद्ध राज्य हैं। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध है। कजाकिस्तान और मैसेडोनिया, बुरुंडी, युगांडा भी चारों ओर से जमीन से घिरे हुए हैं। बाल्कन प्रायद्वीप के हिस्से के रूप में ग्रीस एक भूमि से घिरा हुआ देश नहीं है। ग्रीस भूमि से अधिक पानी से घिरा हुआ है। ठंडी महासागरीय धारा कौन सी है? ठंडी महासागरीय तो फॉकलैंड, बाकी सब कौन? गर्म है। यानी कि विषुवत से ध्रुवों की ओर जो जाती हैं वो गर्म होती हैं, और जो ध्रुवों से विषुवत की ओर आती हैं वो क्या होती हैं? ठंडी धाराएं होती हैं। ठंडी महासागरीय धारा कह रहा है कौन सी है? तो फॉकलैंड। बाकी गल्फ स्ट्रीम, गिनी धारा, अगुलहास, ये सब क्या है? गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। अनातोलिया पठार कहाँ है? अनातोलिया पठार कहाँ है? टर्की। अनातोलिया पठार कहाँ है? टर्की। अनातोलिया पठार टर्की में है। पेटागोनिया पठार अर्जेंटीना में है। पेटागोनिया कहाँ पे है? अच्छा, इसे याद कर लीजिएगा, पेंटागोनिया, तो याद कर लीजिएगा, अर्जेंटली पेंट कर दो, ऐसा कुछ याद कर लीजिए, ट्रिक बना लीजिए। चियापास पठार कहाँ है? मैक्सिको में। मैक्सिको में स्थित है। चियापास मैक्सिको है ना, तो इसे सीएम कर लीजिए, चियापास मैक्सिको। हो गया, बन गया ट्रिक। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी का उत्पादन होता है? कहाँ होता है? देखो, गोवा में तो नहीं होता है, इसे एलिमिनेट कर दो। केरल में होता है, कर्नाटक में और तमिल में। कर्नाटक में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ई। गोवा कॉफी के उत्पादन के लिए नहीं है प्रसिद्ध। कॉफी भारत के 3 क्षेत्रों में उगाई जाती है, जिनमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु पारंपरिक कॉफी उत्पादक क्षेत्र हैं। देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में नए क्षेत्र विकसित हुए हैं, और तीसरा क्षेत्र, इस क्षेत्र में असम, मणिपुर भी शामिल है। सोयाबीन की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो एमपी, बहुत सालों से, आज भी एमपी ही है। कर लीजिए मध्य प्रदेश, आंसर इज एमपी। भारत में सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का वर्चस्व है। अगर आपको दोनों में से चुनना है तो आप हमेशा एमपी को ही टिक करेंगे, जो कुल उत्पादन का 89%, और जबकि राजस्थान, आंध्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात शेष योगदान देते हैं। ठीक है। कुंडलकुलम होगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे बड़ा है भारत का, जो दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कुंडलकुलम में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। कौन सी भारत की लिग्नाइट कोयला खदान नहीं है? लिग्नाइट कोयला खदान कौन सी नहीं है? मेहसाणा, मेहसाणा गुजरात। बाकी पालना राजस्थान, सोनारी राजस्थान, नेवेली तमिलनाडु, ये सब है। मेहसाणा डज नॉट हैव लिग्नाइट कोल माइंस। बरसर जल विद्युत परियोजना किस नदी की सहायक नदी पर बनाई गई है? बरसर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है चेनाब। आपको पता है सिंधु रिवर की क्या है ये? चंद्रा और भागा, 2 धाराएं मिलकर चेनाब का निर्माण करती, हिमाचल से निकलती है। रावी, व्यास, सतलज, चेनाब
और झेलम, ये 5 नदियां क्या है, सिंधु की सहायक हैं। और जो सतलज है वो सभी नदियों का जल लेती है और पाकिस्तान के मिठान कोट में जाकर सिंधु से मिल जाती है। व्यास नदी एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान ना जाके भारत में ही कपूरथला पंजाब में वहां पे मिल जाती है। इससे सिंधु रिवर की ये सहायक है। ठीक है, झेलम सिंधु की सहायक है और व्यास भी इसी की है। इसका आंसर क्या होगा बरसर का, चेनाब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नहीं है? अभी मैंने बोला झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। श्योक भी है, जास्कर, शिगार भी है। जो हेमावती है ना, ये कावेरी की सहायक है। किसकी? कावेरी की। कावेरी कहां से उद्गम होता है? कावेरी का ब्रह्मगिरी। कहां से होता है? ब्रह्मगिरी से होता है इसका। ठीक है, पश्चिमी घाट। चलिए, सिंधु उपमहाद्वीप की सबसे पश्चिमी नदी प्रणाली है श्योक, जास्कर, कुर्रम, काबुल। अच्छा, ये जो आप नाम देख रहे हो कुर्रम और काबुल, ये आप ऋग्वेद में भी पढ़ना। ठीक है, शिगार, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनके नाम अलग अलग है। ये आधुनिक नाम है, जैसे सतलज का सतुद्री वो ऋग्वेदिक नाम और आधुनिक नाम वो जरूर देखिएगा, क्वेश्चन आते हैं वहां से। इसकी प्रमुख सहायक है, लेकिन हेमावती किसकी है? कावेरी की है। ठीक है, चलिए, राजमहल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। अब मैं यहीं पे क्लियर करती हूँ। देखिए, पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां पे मिल जाते हैं उसको हम बोलते हैं नीलगिरी। तो साउथ में जाके एक घाट का निर्माण करते हैं जिसको हम नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी हिल्स की सबसे हाईएस्ट पिक कोई है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, नील का बेटा डोडा बेटा, ये हो गया डोडा बेटा। अब यहाँ पे आइए पारसनाथ, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, राजमहल का ये पारसनाथ होगा। महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट का है, महेंद्रगिरी उड़ीसा में पूर्वी घाट का है। अब अगर ये पूछे कि साउथ का हाईएस्ट पीक कौन सा, तो आप लोग बोलोगे अन्नामलाई पे अनाईमुड़ी। कौन सा? अनाईमुड़ी। सेकंड हाईएस्ट डोडा बेटा। अगर पूछे नीलगिरी का तो डोडा बेटा। चलो, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, अनुसूचित जनजाति की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, यह है छत्तीसगढ़, सॉरी मध्य प्रदेश, वेरी सॉरी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, आंसर इज एमपी। इसके बाद उड़ीसा आता है, इसके बाद उड़ीसा आता है। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। देखिए, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण उसकी लगती है, सीतामढ़ी की लगती है, ठीक है, मधुबनी की लगती है, औरंगाबाद की नहीं लगती है। अब मैं आपको बता देती हूँ नेपाल से लगने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के वे जिले जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते, देखिए गिनते रहिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, 5। अररिया और किशनगंज, औरंगाबाद की सीमा झारखंड से लगती है, नेपाल से नहीं। तो 5 ऐसे हैं, पश्चिमी, पूर्वी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, ये 5 हैं जो किससे लगते हैं? नेपाल से लगते हैं। ठीक है, चंपा लड़की का नाम है, पूर्वी लड़की का नाम है, सीता लड़की का नाम है, मधु लड़की का नाम है। ठीक है, और पॉल, इसे भी याद कर लिए ऐसे कुछ, तो ये हो जाएगा, गर्ल्स का नाम है। ओके, नेपाल से लगता है। कुछ एक ट्रिक बना लीजिए। करैल मिट्टी बिहार के किन जिलों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? करैल मिट्टी कहाँ पाई जाती है प्रचुर मात्रा में? रोहतास, रोहतास। ओके, करैल मिट्टी बनावट में चिकनी प्रकृति की होती है और ये अल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है। यानी 7 जो होता है वो उदासीन होता है, जैसे प्योर वाटर। अब इधर आ जाइए, जब आप प्लस में जाएंगे 8, 9, 10 तो ये क्या होगा? क्षारीय। और जब आप माइनस की तरफ जाएंगे आप बोलेंगे 6, फिर बोलेंगे 5, फिर बोलेंगे 4, 3, तो ये इधर हो जाएगा एसिड यानी अम्लीय। तो ये कह रहा है क्षारीय यानी कि प्लस में। ठीक है, 7 प्लस में होगी। या भूरे पीले रंग का होता है, या रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और मुंगेर, भागलपुर जिले में बहुतायत में पाया जाता है। चावल, गेहूं, अलसी, दाल और चने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, चावल खरीफ की फसल है, गेहूं रावी की फसल है, चना रावी है। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम है शिवहर।
सबसे कम है शिवहर, शिवहर, ठीक है। अब देखिए अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 5 जिले, ध्यान से सुनिए, सबसे कम शिवहर है, फिर अरवल है, शिव, यहां भी वाह है, यहां भी वाह है, ठीक है। शिव शेख एक साथ याद कर लीजिए, अरवल, खगड़िया, औरंगाबाद, खगड़िया, औरंगाबाद, ओके। तो याद कर लीजिए, शिवहर, शेखपुरा, अरवल, खगड़िया, औरंगाबाद, डबल एस डबल ए के, ये कोड बन गया, लीजिए साक। बिहार के दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्ट एरिया जो है, दक्षिण पूर्व को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत किया गया। कोपेन तो इन्होंने किसमें किया है, AW में किया है, AW। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राज्य के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से जैसे कि जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया को छोड़कर बिहार की जलवायु मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, हल्की शुष्क सर्दी और गर्म CWA के अंतर्गत आती है। शेखपुरा, भागलपुर, सहरसा, बेगूसराय के कुछ हिस्से। सोर्स बिहार की जलवायु IMD, अच्छा इसका सोर्स क्या है आप देख लीजिए, बिहार की जलवायु IMD पुणे से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा AW। सारण सिंचाई परियोजना को किस नदी से पानी मिलता है? सारण सिंचाई परियोजना को किस नदी से मिलता है बताएं, किस नदी से मिलता है? गंडक, गंडक नेपाल से निकलती है, और जो कोसी रिवर है ये भी नेपाल से निकलती है, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। सोन रिवर निकलती है अमरकंटक से, और ये पटना में जाके गंगा से मिल जाती है, ठीक है। और अमरकंटक से एक और निकलती है नर्मदा, जो कि पश्चिम की तरफ जाती है, पश्चिम की तरफ जाती है। नर्मदा और तापी दोनों, नर्मदा है, फिर बीच में सतपुड़ा रेंज है, एंड देन फिर तापी है। तो याद रखिएगा सोन रिवर कहां से निकलती है? अमरकंटका से। तो आंसर इसका क्या है वैसे? गंडक, शालिग्राम भी बोलते हैं इसको। सारण सिंचाई परियोजना को गंडक नदी से पानी मिलता है। बिहार का कौन सा जिला चाय बागान के लिए जाना जाता है? चाय बागान के लिए जाना जाता है किशनगंज, किशनगंज, ओके। बिहार के किशनगंज जिले में चाय बागानों के लिए जाना जाता है। बिहार के चाय का अधिकतम उत्पादन इसी जिले में होता है। इसके साथ ही पूर्णिया, अररिया, कटिहार में भी चाय बागान पाए जाते हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर, सिमलीपाल सबको पता है, उड़ीसा है इसमें, ये रहा उड़ीसा। और उत्तराखंड, अच्छा भारत का पहला कौन सा था? हेली, जिसको हम कॉर्बेट बोलते हैं, उत्तराखंड में है। छत्तीसगढ़ में आप लोग बताओगे क्या है, और असम में भी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सबसे फेमस है असम में, एक सिंह गेंडे के लिए बहुत फेमस है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है। भारत सरकार ने 1994 में सिमलीपाल को बायोस्फीयर रिजर्व, और यूनेस्को ने मई 2009 में इसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में जोड़ा था। वह जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी को तटस्थ रहना, लाभी, दूसरे एक तो लाभ में रहता है और दूसरा ना लाभ होता है ना हानि होती है, तो इसे बोलते हैं कमेंसर, इसको बोलते हैं सहभोजिता। क्या बोलते हैं? सहभोजिता, ओके, सहभोजिता। आंसर इज सहभोजिता। सहभोजिता एक दीर्घकालिक जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति के सदस्यों को लाभ और दूसरी को ना तो लाभ होता है ना ही नुकसान होता है। मुद्रास्फीति का कौन सा कारण नहीं है? मुद्रास्फीति का कारण कौन सा नहीं है? धन आपूर्ति में वृद्धि, बचत करने की प्रवृत्ति, राजकोषीय घाटे का बढ़ना, उपभोग की प्रवृत्ति में वृद्धि। तो इसमें आंसर होगा बचत करने की प्रवृत्ति, ठीक है। बचत करने की प्रवृत्ति इसमें नहीं आएगी मुद्रास्फीति में। मुद्रास्फीति का कारण होता है धन आपूर्ति में वृद्धि, राजकोषीय घाटे में वृद्धि, शुद्ध निर्यात में वृद्धि, उपभोग करने की प्रवृत्ति, जबकि बचत करने की प्रवृत्ति अपस्फीति में होती है, वो इन्फ्लेशन में नहीं होता है। ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से वन क्षेत्र कम है? वन क्षेत्र कम है किसमें? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र, सेकेंड इज, उसके बाद आता है अरुणाचल, फिर आता है छत्तीस, उड़ीसा, महाराष्ट्र का स्थान लास्ट में आता है। भारत का न्यूनतम वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 2171, इसको रट लीजिएगा, 21.71%। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय आंतरिक प्रवासी हैं? कितने प्रतिशत भारतीय आंतरिक प्रवासी हैं? तो याद रखिएगा 37%।
37%, ठीक है, 37%। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार गधों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है? राजस्थान, राजस्थान, याद रखिएगा। फिर आता है महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड बिहार। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड बिहार। क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो ये होगा कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, समर्थ योजना। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी मॉडल पर आधारित थी? जॉन सैंडी, आंसर इज थर्ड, जॉन सैंडी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच जो सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल, इसे गाडगिल भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, पूछा जाता है। तो तीसरी को क्या कहते हैं? गॉडगिल। अच्छा याद कर लीजिए, गॉड का नाम आप कितनी बार लेते हो? 3 बार लेते हो, है ना। कोई भी चीज होता है हम कहते हैं यार 3 बार नाम ले लो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ याद करिए। अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना इसका उद्देश्य